नमस्कार। कहा जाता है जहाँ स्वच्छता रहता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी, तभी हम अपने गांव, शहर, कस्बों और देश को साफ सुथरा और स्वच्छ रख सकते हैं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रमोद कुमार पाठक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि हम अपने देश को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की। तो स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, गांधी जी ने देश को दास्ता से तो मुक्त कराया, लेकिन उनका एक सपना अधूरा रह गया था कि देश को स्वच्छ भारत बनाया जाए, स्वच्छता ही हमारी सेवा हो। उसको पूर्ण करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कुछ अभियानों को चलाया, जैसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान या निर्मल भारत अभियान। उसमें बहुत आशातीत सफलता नहीं मिली, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास से स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण एवं शहरी दो भागों में इन्होंने चलाया और इसकी सफलता को इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि गांव को, शहर को, कस्बे को खुले में शौच मुक्त किया जाए। सबसे पहला जो हमारे सफाई का मेन गंदगी रहता था कि खुले में शौच, जहाँ जाइए वहाँ खुले में शौच था। तो उन्होंने इसको देखते हुए इसको स्वच्छ भारत अभियान नाम से एक मिशन चलाया। वो मिशन 2 अक्टूबर 1914 को इन्होंने शुरू किया और एक लक्ष्य निर्धारित किया कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरे देश को हम शौच मुक्त देश, शौच मुक्त गांव और शौच मुक्त शहर बनाएंगे। और इसमें उन्होंने सफलता, एक लक्ष्य निर्धारित किया, 1.9 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का अनुमान रखा गया और 1.2 लाख शौचालय का निर्माण का लक्ष्य रखा गया कि इतना शौचालय बन जाए तो हम देश को स्वच्छ किया जा सकता है और खुले में शौच से मुक्ति मिल सकती है। खुले में शौच से मुक्ति मिल सकती है। और इस पे उन्होंने कार्य किया गया कि खुले में शौच के लिए, शौचालय के लिए कुछ उन्होंने गाइडलाइन निर्धारित कर दिया कि किन किन व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जाए। तो सबसे पहले जो बीपीएल परिवार है उनको चयनित किया था, मतलब गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हो उनको हो। फिर जितने भी SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार हों जिनके पास शौचालय नहीं है उनको प्राथमिकता देना था। फिर सीमांत और लघु कृषक जो परिवार गांव में रहते हैं जिनके पास शौचालय नहीं है उनको वरीयता देना था। फिर उनके बाद जो घर के विधवा हो, महिला मुखिया हो और उनको भी प्राथमिकता था कि उस घर में हो। और जिन घर में विकलांग व्यक्ति हों और वो पात्र हों तो उनको ये निर्धारित लक्ष्य दिया गया था कि इनको पहले प्राथमिकता दिया जाए और इनको शौचालय दिया जाए और घर घर शौचालय हो ताकि इससे मुक्ति मिले। हाँ। मतलब इस दिशा में एक तरह से काफ़ी सफलता भी मिली। हाँ, काफ़ी इतनी सफलता मिली कि समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान जो हम लोगों ने किया, चलाया, जिसको CLTS कहते हैं, कि लोगों के अंदर जो भाव था उसको हम लोगों ने ट्रिगर किया, जगाया उनको, और लोगों ने जगे। और हम लोगों ने गाँव में जा करके कहा, और माताओं से, औरतों से, बहुत सी औरतें ऐसी होती थी कि अगर उनको दिन में महसूस हो तो वो सोचती थी कि कब अंधेरा हो कि हम अपने शरीर को कायदे से फ्री रखें। हाँ, मतलब एक संकोच की भावना थी और जगह नहीं था। पाठक जी, स्वच्छता और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? मतलब सफाई तो काफ़ी हुई, तो क्या क्या फायदे इसके हुए? देखिए, स्वच्छता से ही स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत हो सकता है, और स्वस्थ भारत जब होगा तब हम समृद्ध भारत की तरफ जाएंगे। तो इन दोनों लोगों का तीनों का इतना तगड़ा एक दूसरे से संबंध है कि एक दूसरे पर समझिए एकदम पूरक हैं। जब हम स्वच्छ रहेंगे तब हम स्वस्थ रह सकते हैं,
और उसका सबसे सीधा सा हमने एक उदाहरण अपने ब्लॉक में देखा, चोलापुर ब्लॉक में हमने देखा है कि इस साल बरसात का मौसम बीत गया पूरा, लेकिन कहीं जो डायरिया था, कालरा था, किसी जगह ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि किसी गांव में फैला हो। नहीं पहले पता चलता था कि यहाँ डायरिया है, वहाँ पर कालरा फैल गया है, सब स्वास्थ्य विभाग की टीम दवा लेके पहुँचती थी, हम लोग सफाई का वो लेकर के कराते थे। लेकिन इसका संबंध ऐसा था कि जब खुले में शौच से मुक्त मिली तो इस पे अपने आप कंट्रोल हुआ और इसका फ़ायदा सीधे सीधे जनमानस को मिल रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो डायरिया की शिकायत थी, इन्फेक्शन की बीमारियां थीं, वो काफ़ी कम हुई और लोगों का एक तरह से कहा जाए कि जो दवाइयों पर खर्च होता था पैसा वो बचा, निश्चित रूप से बचा। और वो पैसा जब उनका पैसा बचा तो वो पैसा जब आदमी का स्वस्थ शरीर होगा तो जहाँ भी अब कार्य करने के लिए वो जाएगा तो उसकी कार्य क्षमता में अपने आप वृद्धि होगी और वो कार्य को अपने अच्छे ढंग से करेगा और उसको संपादित करेगा। और तभी हम एक तरह से स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। पाठक जी, एक बहुत बड़ी समस्या आती है ठोस और तरल जो अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। अक्सर गांव हो या शहर हो, लोग कचड़े को एक ही प्लास्टिक में बांध करके फेंक देते हैं। तो ठोस और तरल जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन आप लोग किस तरह से करते हैं? बहुत सही आपने प्रश्न किया है कि प्रथम चरण में हम लोगों ने गांव को शौच मुक्त किया। अब दूसरे चरण में हम जो प्रवेश किए हैं, जो 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है, तो उसमें ये है कि गांव में जाइए, सही है कि ठोस कूड़ा जहाँ देखिए तहाँ प्लास्टिक बिखरा है, कूड़ा फेंका हुआ है, उसका कोई शीशी का बोतल है, शीशी का बोतल है, कोई फेंका हुआ है, कोई उसका उचित प्रबंधन नहीं है। जो जहाँ वहीं फेंक दिए, घूर वाली प्रथा जो थी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब उसको लाने के लिए भारत सरकार ने SLWM ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन करके ये पूरा चलाया है, जो वो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 नाम से ही जाना जा रहा है। इसमें ये है कि जितने भी गांव में जाइए तो कहीं पानी सड़क के किनारे बहता हुआ मिल रहा है, हैंडपम्प का पानी जहाँ हुआ चाहे चल रहा है, उसका उचित प्रबंधन नहीं था। तो जो ठोस और तरल यानी वो पानी वाला नाली में उसका उचित प्रबंधन कैसे किया जाए, तो इसके लिए निर्धारित अब किया गया है कि गांव में जो ठोस कूड़े निकलते हैं तो उनको गांव के जो घर के जो कूड़े हैं उन कूड़े को 2 भागों में पहले हम विभक्त कर लें। उसमें एक गीला कचरा और एक ठोस सूखा कचरा। तो गीला कचरा में वही सब्जी का है, घर का जो चावल दावल या कुछ जैसे बच जाता है तो ये होता है। तो गांव में तो पशु लोग पालते हैं तो अक्सर डाल देते हैं, पशु खा जाते हैं, तो गीला कचरा कम निकलता है। लेकिन ठोस कचरा निकलता है प्लास्टिक के रूप में, शीशी का बोतल हुआ, ढक्कन हुआ, या लकड़ी हुआ, या लोहा लक्कड़ ये हुआ है, छोटे छोटे टीना टक्कर सब निकलते हैं। तो ये सब रहता है। तो इसमें हुआ है कि इसको डोर टू डोर कलेक्शन इस कूड़े को किया जाए। गांव में ट्राईसाइकिल खरीदी गई, मोटर खरीदा गया, गाड़ी खरीदी गई कि ये डोर टू डोर जाए और कूड़े को ले करके गांव के एक जगह निर्धारित कर दिया गया है जहां पर कि RRC सेंटर हमारा बना हो, यानी पर डंप किया जाए, इकट्ठा किया जाए, यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र गांव जो बनाया गया है, बन रहा है। जहाँ जहाँ हमारा मॉडल गांव हो गया है उन गांव में तो ये बन गया है। तो उस पे वो कूड़ा हमारा ठोस कूड़ा कचरा वहाँ जाता है, वहाँ हम उसको अलग करते हैं। उसका हमने वहाँ पर अपना जगह निर्धारित कर दिया है कि बोतल यहाँ रखा जाएगा, प्लास्टिक यहाँ रखा जाएगा, शीशा यहाँ रखा जाएगा। इस तरह से पूरा उसमें निर्धारित कर दिया गया है कि वहाँ छांट करके, अब छांटने का जो था कि ये कौन सा छांटेगा, कौन आदमी करेगा, तो इसके लिए गांव में स्वयं सहायता समूह बने हैं। तो उनको दिया जा रहा है कि लीजिए आप छांटिए, जो कूड़ा इससे निकलता है उस कूड़े को आप चाहे तो बेच करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कुछ गांव पंचायतों ने इस पर कार्य शुरू किया है और उनको
इसमें फ़ायदा मिल रहा है। और स्वयं भी ये काम अगर आदमी कर ले तो एक तरह से कहा जाए कि कचरे का प्रबंधन करने में आसानी भी होगी। यदि अगर आदमी अपने से स्वयं कर ले कि सूखा कचरा हम एक तरफ कर लें, गीला कचरा एक तरफ रख लें जी, तो एक तरह से उसका प्रबंधन करने में भी आसानी होगी। जी जी, एकदम ये सही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लोग व्यक्तिगत करके कूड़ा एक जगह रखते नहीं हैं। हाँ, बड़ा हमारा बस कहने का मतलब कि उसको समुदाय में एक साथ करिए कि सबका एक साथ हो। सामूहिक प्रयास से ये काम जल्दी हासिल हो सकता है। हाँ, और दूसरा इसमें है सर कि तरल अपशिष्ट जो प्रबंधन है, तरल जो पानी गांव में बह रहा है, तो उसके लिए हम लोगों की व्यवस्था ये थी कि वो जो हैंडपम्प है या कोई 2-4 घर का ऐसा है तो वहाँ सामुदायिक सोख्ता गड्ढा बना दिया जाए, या हैंडपम्प है तो एक गड्ढा सोख्ता गड्ढा बना दिया जाए कि पानी उस गड्ढे में जाए और सूख जाए, कहीं फैले ना, मतलब उसकी उचित प्रबंधन हो जाए। लेकिन 10-20 घरों का पानी जो नहाने धोने का या घर का जो पानी होता है जो बहता है तो उसको नाली के रूप में दूर ले जा करके कहीं गड्ढे में, पोखरे में या कहीं गिराते हैं उसको, तो उसको बनाने में भी हमको 2-3 चीज़ों का इसमें तरल अपशिष्ट प्रबंधन में हमको पूरा ध्यान हम लोग दे रहे हैं कि उस नाली में जगह जगह सिल्ट कैचर हो कि पानी जाए तो कहीं कूड़ा जम जाए तो हम फट से निकाल के मिट्टी उसको कलेक्ट करने इकट्ठा कर लें। और फिर जहाँ पानी का लास्ट हो, जहाँ जिस गड्ढे में हो पानी गिरता है वहाँ हमको फिल्टर चैम्बर बनाना ज़रूरी है। बिना उसके फिल्टर चैम्बर बनाए हम पानी आउटलेट नहीं करेंगे। इससे क्या फ़ायदे हैं? फिल्टर चैम्बर पर वहाँ पर चेक हो जाएगा, जो कूड़ा जाएगा, जो गंदगी जाएगी वहाँ वहीं रुक जाएगा, वो वहाँ फिल्टर हो जाएगी। फिल्टर होने के बाद तब पानी गड्ढे में जाएगा या तालाब में जाएगा, जो भी है। तो इससे जो है हमारा प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। जो पीने का पानी है वो भी एक तरह से कहा जाए कि साफ रहेगा। पाठक जी, खुले में शौच से मुक्ति तो हम लोग पा लिए, लेकिन इसकी निरंतरता बनी रहे तो इस दिशा में आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और सरकार किस तरह से काम कर रही है? जी सर, ये भी बहुत सामयिक प्रश्न है कि शौचालय तो बन गए, परिवार गांव के ऐसी व्यवस्था है कि परिवार भी कुछ अलग हो जा रहे हैं, विघटन हो रहा है, टूट रहे हैं। तो जब गांव में परिवार टूटते हैं तो थोड़ा सा मन मुटाव होता है, तो जो शौचालय बना है उसमें उसका लोग थोड़ा सा प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं। तो जो परिवार वास्तव में गरीब है, हैंड टू माउथ रोज़ खाने कमाने वाला परिवार है, अगर वो अलग हो रहा है तो हम लोगों को यहाँ विशेष ध्यान हम लोग देते हैं कि कहीं हम फिर स्लिप ना हो जाएं, कि हम वापस ना आ जाए उसी जगह। तो उस व्यक्ति को शौचालय के लिए हम लोग चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके उनको कानून है उनका खाता खुलवाया जाता है, अगर और उनका आधार कार्ड लिया जाता है और उनको मान करके कि लाभार्थी हैं, इनको शौचालय बहुत ज़रूरी है, तो उनको शौचालय बना कर मतलब सत्यापन करके उनको, हाँ, उनको 6-6 हज़ार रुपया 2 बार करके उनको दिया जाता है कि भैया आप शौचालय बनवा लीजिए, हमारी 2 शर्त आप पूरा करिएगा। शर्त हमारी ये था कि जो शौचालय बनेगा वो शौचालय 2 गड्ढे वाला होना चाहिए। हाँ, ये था। अच्छा, इससे क्या फ़ायदे हैं 2 गड्ढे वाले? अच्छा, और बता रहे हैं सर, दूसरा कि जो गड्ढा बनेगा, जो गड्ढा खोदेंगे वो 4 फुट से ज़्यादा न रहे। तो 2 गड्ढा इसलिए खुदवाया जाता है कि एक गड्ढा मान लीजिए भर गया, 8-10 पहले 5 आदमी का परिवार है और एक आदमी 2 बाल्टी पानी सुबह और 2 बाल्टी शाम, 4 बाल्टी पानी प्रयोग करता है, तो उसमें 20 बाल्टी पानी अगर 5 का परिवार है तो उसमें जाता है। तो 2 गड्ढे की मान लीजिए 8 साल 10 साल में अगर वो गड्ढा भरता है तो उसको बंद करके दूसरे गड्ढे को चालू किया जाएगा और फिर इसको 4-6 महीने बाद जब खोलेंगे तो जो मिट्टी से संपर्क में रहता है गड्ढा शौचालय, तो ये एकदम खाद बन जाता है, शौचालय का पता ही नहीं चलता। हाँ, और उसको फिर वो साफ़ कर लें, उसको साफ़ करके फिर ये अपने यूज के लिए हो सकता है। अच्छा पाठक जी, स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत समृद्ध भारत का अब तक क्या प्रभाव रहा, देखने को क्या मिला? प्रभाव तो इतना ज़बरदस्त आया है कि जब हम स्वच्छ हैं तभी हम स्वस्थ हैं, और स्वस्थ जब हैं तो हमारा
जो हम लोग दौड़ 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 के डॉक्टर के यहाँ जाते थे दवा के लिए, फलाना ये है जल जनित जो बीमारियां थी इस तरह से, उस पर काफ़ी हद तक सफलता हमको मिली है। और उसमें लोगों का पैसा, लोगों से अब बात करिए ना तो अब लोग कहते हैं कि नहीं हमारा तो पैसा उससे बच रहा है। और जब हमारा बच्चा है, जब हम स्वस्थ हैं, कम से कम हमारा जब हमको महसूस होता है, हम नियमित रूप से अपना जब मल त्याग कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हम खुद ही फ्रेश हो रहे हैं। और नहीं उसको जब दवाए रहते हैं तो लगता था कि हम रोगी हो गए हैं। और वही सच में डॉक्टर के यहाँ आदमी जाता था और सच में रोगी हो जाता था। और जनमानस भी इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है कि हम खुले में शौच न करें, अपने गांव और शहर को थोड़ा साफ सुथरा भी रखें। जी सर, इसमें भी हम लोगों के कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, 1-2%, ज़्यादा तो नहीं, 1-2 जो ये कहते हैं ऐसे, लेकिन उनको हम लोग जागरूकता के माध्यम से समझाते हैं, उनको बताते हैं। हम लोग दीवार पर वाल राइटिंग कराते हैं, स्लोगन लगवाते हैं। स्लोगन तो इतना अच्छा हम लोगों ने लिखवाते हैं, जैसे गांधी जी का यह संदेश, स्वच्छ रहे यह मेरा देश। और हमने कहते हैं कि मन का मंदिर देवालय तो तन का मंदिर शौचालय। ये ऐसे करके उनको कहा अंदर जाता है, जागरूकता आप पैदा करते हैं। ठीक है पाठक तो लोगों ने उसमें खास करके हमारी महिलाओं ने इसमें काफ़ी हम लोगों को जो सहयोग किया, काफ़ी सहयोग किया है। जो ठीक है पाठक जी, सफाई केवल सफाई कर्मियों का काम नहीं है। हम आप सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए और शपथ लेना चाहिए कि न हम गंदगी करेंगे न किसी और को करने देंगे। हमारा बढ़ाया गया एक कदम भारत को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने में मदद करेगा। चर्चा करने के लिए पाठक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।